हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि अब थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेरे लिए आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, तो मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने दिए हुए नंबर 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है, ओनली ₹99। उसके बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल जो है वो एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड सभी सेक्शन का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी की जो फुल फॉर्म है वे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। इनकी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है वो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है। और इसका जो गठन था वे 1 सितंबर 1961 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा जो था वो एनसीईआरटी का गठन किया गया था 1 सितंबर 1961 को। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, अब इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। ये आपने याद रखना है। और वर्तमान में भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। हिमाचल प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं वे श्री रोहित ठाकुर जी हैं। तो एनसीईआरटी का जो गठन हुआ था वे कब हुआ था? 1 सितंबर 1961 को। फुल फॉर्म क्या है इसकी एनसीईआरटी की? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके बाद में बात करते हैं सीबीएसई के बारे में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, इसका जो गठन था वे 1929 में किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं एनसीटी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का जो गठन था वो 1973 में किया गया था। जबकि एनसीटीई एक्ट जो था ये कब पारित हुआ था? ये आपका पास हुआ था 1995 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीटी की फुल फॉर्म जो है वह नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है। गठन इसका कब हुआ था? 1973 में हुआ था। और एनसीटी एक्ट जो था ये कब पास हुआ था? ये हुआ था 1995 में। नेक्स्ट बात करते हैं यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम जो था वो 1956 में जो था वो पारित हुआ था। ठीक है, यूजीसी एक्ट जो था वे 1956 में 1956 में जो था वो पास हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल यानी कि केवीएस जो है वे 1963 में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनएलएम यानी कि एनएलएम की जो फुल फॉर्म होती है वे आपकी नेशनल लिटरेसी मिशन होती है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो था ये कब शुरू हुआ था? वे 1988 में जो था वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं मिड डे मील स्कीम के बारे में। तो मिड डे मील योजना जो थी वो 15 अगस्त, ये आपने जो इसकी एग्जैक्ट डेट है वे आपने याद रखनी है, 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील स्कीम जो थी वो लॉन्च की गई थी। और मिड डे मील स्कीम शुरू करने वाली जो पहली स्टेट थी वे कौन सी थी? वे आपकी तमिलनाडु थी। ये आपने याद रखना है। पहली से 8वीं तक जो है वो दोपहर का जो भोजन है वे मिड डे मील स्कीम के अंडर जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में दिया जाता है। ठीक है, तो कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। उसके बाद बात करते हैं नवोदय स्कूल के बारे में। तो नवोदय स्कूल जो है वो आपको पता है 1986 में शुरू किए गए थे। केवीएस स्कूल जो थे वो 1963 में शुरू किए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो वर्ष 1986 में जो था वो प्राथमिक विद्यालयों यानी कि प्राइमरी स्कूल्स में जो था वो शुरू किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल ओपन स्कूल यानी कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय। नेशनल ओपन स्कूल का जो गठन था वो 1989 में जो था वो किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं डीपीईपी यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि डीपीईपी
प्रोग्राम जो था वो शुरू किया गया था कब, 1994 में, 1994 में जो थे वो DPEP प्रोग्राम जो था वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू का जो गठन था वे कब हुआ था, वे सितंबर 1985 में किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। या फिर आपसे पूछ लेते हैं कि इग्नू द्वारा जो एजुकेशनल चैनल जो है वे कौन सा है उस शैक्षिक चैनल का, तो वे आपका ज्ञान दर्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था वो कई बार जो है वो एग्जाम में HPB एंट्रांस में पूछा गया है। ठीक है, ज्ञान दर्शन। नेक्स्ट बात करते हैं एडल्ट एजुकेशन यानी कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो था, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम जो था वो 1978 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 द्वारा जो था वो 10+2+3 पद्धति को जो था वो लागू किया गया था स्ट्रक्चर को। और NEP 2020 इसकी जो बात करते हैं तो NEP 2020 का जो स्ट्रक्चर है वे आपका सिस्टम है वे कौन सा है, 5+3+3+4। ठीक है, ये NEP 2020 का है, ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। और आई थिंक 2022 की या फिर 23 के एग्ज़ाम में ये स्ट्रक्चर जो था NEP 2020 का पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 45 कहता है यानी कि आर्टिकल 45 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ये किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 45 में है, आर्टिकल 45 में है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यकों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है, यानी कि किसी देश में जो एक तो मेजोरिटी होती है कि किसी धर्म के जो लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं। जैसे हमारा देश की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, यहाँ पर हिंदुओं की जो है मेजोरिटी ज़्यादा है, यानी कि हिंदू धर्म के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और दूसरे धर्मों के जो लोग हैं वे अल्पसंख्यक कहलाते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक जिनकी पॉपुलेशन जो है वो कम है, तो उनकी जो एजुकेशन से है, अल्पसंख्यक की यानी कि माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन से जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है वे आपका कौन सा है, वे आर्टिकल 30 है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 46 के बारे में। तो अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 46। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 28 कहता है, आर्टिकल 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता का प्रावधान है, यानी कि रिलीजियस एजुकेशन जो है उसकी स्वतंत्रता का प्रावधान है हमारे संविधान में। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, ये आर्टिकल 28 कहता है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 350 ये कहता है, अनुच्छेद 350 ये कहता है कि मातृभाषा में शिक्षा सुविधा का जो है वो प्रावधान है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह आर्टिकल 351 कहता है, अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी भाषा के विकास का प्रावधान है। नेक्स्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 21 कहता है कि शिक्षा को 1946 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संवर्ती सूची यानी कि कनकरेंट लिस्ट में जो है वो डाला गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि एजुकेशन को, शिक्षा को जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद किस संविधान संशोधन के तहत जो है वो कनकरेंट लिस्ट यानी कि संवर्ती सूची में डाला गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है वो एजुकेशन को, शिक्षा को संवर्ती सूची यानी कि कनकरेंट लिस्ट में जो है वो डाला गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस योजना जो है वो 1975 में जो थी वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं ECCE के बारे में, जिसकी जो फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म है। ये शाला पूर्व शिक्षा से संबंधित है, शैशव पूर्व देखभाल एवं शिक्षा यानी कि ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मुख्य रूप से 3 से 6 वर्ष के बच्चों से जुड़ी हुई है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशनल उपग्रह यानी कि एडुसेट, ये आपने याद रखना है। ये इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। एडुसेट की फुल फॉर्म जो है एजुकेशन सैटेलाइट है। एजुकेशन सैटेलाइट यानी कि एडुसेट जो था वो 2004 में जो था वो लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं VHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना जो थी वो 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। नेक्स्ट बात करते हैं JB वाटसन को जो है वो व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म का फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो JB वाटसन आपने याद रखना है कि व्यवहारवाद
का जो जनक है वे किसे कहा जाता है, वे जे बी वाटसन को है कहा जाता है। ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद बात करते हैं कमीशन और कमेटियाँ जो शिक्षा से संबंधित है, इनको थोड़ा हम क्विक डिस्कस करेंगे। जैसे आज़ादी से पहले कौन कौन सी थी, इनके 1835 में वेंटिक मैकॉले प्रारूप ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को जो था वो माध्यम बनाया था, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। तो ये मैंने कहा है, जब भी आपको मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले दिख गया तो उसका उनका जो संबंध था वो इंग्लिश एजुकेशन से था, मतलब इंग्लिश मीडियम एजुकेशन से था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं वुड डिस्पैच के बारे में। वुड डिस्पैच जो था वो कब आया था, 1854 में आया था। स्टेनली डिस्पैच जो था वो 1859 में आया था। हंटर आयोग पहला भारतीय शिक्षा आयोग था, ये 1882 में आया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो था वो 1902 में आया था। नेक्स्ट बात करते हैं गोखले बिल के बारे में। गोखले बिल 1911 में आया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसे सैंडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1917 में आया था ये। नेक्स्ट बात करते हैं हार्टो कमेटी के बारे में। तो हार्टो कमेटी जो थी वो 1929 में आई थी। सप्रू कमेटी की बात करते हैं। सप्रू कमेटी 1934 में आई थी। नेक्स्ट जो है वो आपकी वर्धा प्रस्ताव महात्मा गांधी द्वारा जो था वो लाया गया था, कब, वर्ष 1937 में लाया गया था। और ये बेसिक एजुकेशन से संबंधित था, बुनियादी शिक्षा से। नेक्स्ट बात करते हैं एबर्ट वुड रिपोर्ट जो थी वो कब आई थी, वर्ष 1937 में आई थी। सार्जेंट रिपोर्ट की बात करते हैं। सार्जेंट रिपोर्ट जो थी वो वर्ष 1944 में आई थी। नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद, यानी कि आज़ादी के बाद जो कुछ कमीशन और कमेटियाँ आई थी एजुकेशन से रिलेटेड। ताराचंद कमेटी वर्ष 1948 में आई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1948 में आया था ये। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसे मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1952 में आया था, 1952 में आया था। दुर्गा भाई देशमुख कमेटी 1958 में आई थी। मेनली जो था ये महिला शिक्षा, वुमेन एजुकेशन से संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं श्री प्रकाश कमेटी, यानी जो धार्मिक और नैतिक शिक्षा से संबंधित थी। रिलीजियस और मोरल एजुकेशन से इसका मेनली संबंध था। जो श्री प्रकाश कमेटी थी 1959 में अपॉइंट की गई थी। 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। हंसा मेहता कमेटी की बात करते हैं। 1961-62 में 1961-62 में आया था ये, ठीक है। 1961 में अपॉइंट हुई थी, 1962 में रिपोर्ट सबमिट की थी। कोठारी कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। वर्ष 1964 में ये अपॉइंट किया गया था इसे, और इस कमेटी ने, इस कमीशन ने वर्ष 1966 में जो थी अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि कैब के बारे में, ठीक है। ये कोई फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, कैब की फुल फॉर्म जो है वो क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय व राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए गठित सर्वोच्च संस्था है। इसका गठन 1920 में किया गया था। 1923 में व्यय में कमी लाने के लिए इसे जो था वो भंग कर दिया गया था। सन 1935 ईस्वी में इसे पुनः गठित किया गया था और ये 1994 तक अस्तित्व में रहा। जुलाई 2004 में कैब का पुनर्गठन जो था वो किया गया था। पुनर्गठन के बाद इसकी पहली बैठक 10 व 11 अगस्त को आयोजित की गई। उसके बाद बोर्ड में विभिन्न विषयों के विद्वानों के अतिरिक्त लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यगण, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि जो थे इस बोर्ड के सदस्य होते हैं, किसके, कैब की। तो कैब की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। वैसे भी मैं आपके लिए अगली वीडियोस, नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए फुल फॉर्म्स एजुकेशन से रिलेटेड लेके आऊँगा, और टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड में जो स्टेटमेंट्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी मैं आपके लिए एक सेपरेट सी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। बाकी अपने शॉर्ट फॉर्म में जो है वो नोट्स जरूर बनाते रहना है, और वीडियो को आपने बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज करते हो तो उसमें भी आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके जो है वो पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है वो मात्र आपको ₹99 में जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एसएससी के बारे में। तो एसएससी की जो फुल फॉर्म है वो आपकी सर्व शिक्षा अभियान है। ये अभियान 2001 में जो था वो शुरू किया गया था। इस अभियान के जो लक्ष्य हैं वे थे आपके सन 2005 तक सभी स्कूलों, शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों, ब्रिज पाठ्यक्रमों में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के समस्त बच्चे इसमें शामिल थे, ठीक है। एसएससी में सर्व शिक्षा अभियान में।
उसके बाद बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान में सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव को प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर वर्ष 2007 तक तथा 2010 तक बुनियादी शिक्षा स्तर पर जो था वो समाप्त करना था। 2010 तक सभी के लिए शिक्षा, ठीक है, इनका विज़न था कि 2010 तक सभी के लिए एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन आबादी क्षेत्रों में अभी तक स्कूल नहीं है वहाँ नए स्कूल खोलना और उन्हें पोस्ट करना। नेक्स्ट बात करते हैं मिड डे मील स्कीम के बारे में। तो मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील स्कीम जो थी वो 15 अगस्त 1995 से शुरू की गई थी। फर्स्ट स्टेट कौन थी अभी मैंने आपको बताया, तो तमिलनाडु स्टेट जो थी वो पहली स्टेट थी जिसने मिड डे मील स्कीम जो थी वो स्टार्ट की थी। इस योजना में पहली से 5वीं तक के बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान है, लेकिन अभी जो है वो फर्स्ट से 8th तक है, ठीक है। अब फर्स्ट से 8th तक हो गया है। जब स्टार्टिंग में ये मिड डे मील स्कीम आई थी तब पहली से 5वीं तक के बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को जो था वो मध्याह्न भोजन जो था वो प्रोवाइड किया जाता था, मिड डे मील, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत सूखा प्रभावित राज्यों में गर्मी की छुट्टियों में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता जो है वो दी जाती है। ये कार्यक्रम विकेंद्रीकरण ढंग से ग्राम पंचायतों, ग्रामीण शिक्षा समितियों, स्कूल प्रबंधन समितियों तथा अभिभावक शिक्षक संघ आदि स्थानीय एजेंसियों की सहभागिता से जो है वो लागू किया जा रहा है। तो मिड डे मील स्कीम लॉन्च करने वाला जो स्कीम को लॉन्च करने वाली जो पहली स्टेट थी वे कौन थी? वे आपकी तमिलनाडु स्टेट थी। नेक्स्ट बात करते हैं डीपीईपी यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। केंद्र द्वारा प्रायोजित जिला शिक्षा कार्यक्रम 1994 में जो था वो शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के वैश्वीकरण का जो लक्ष्य था वे पूरा करना था, ये आपने याद रखना है। और इस परियोजना में डीपीईपी का जो खर्च था, व्यय था, वे 85% केंद्र सरकार द्वारा तथा शेष 15% जो था वो संबंधित राज्य द्वारा जो वहन किया जाता है, खर्च किया जाता है। इसमें डीपीईपी जो है वो 9 राज्यों के 123 जिलों में चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं एनसीटी के बारे में। तो एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना अगस्त 1995 में की गई थी। इसका लक्ष्य पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास करना था। इस परिषद के कुछ प्रमुख कार्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए स्तरों का निर्माण करना, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना, अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं तय करना है। ये किसका काम है? ये आपका एनसीटी का है। उसके बाद परिषद की जो 4 क्षेत्रीय समितियां हैं वे जयपुर, बेंगलोर, भुवनेश्वर और भोपाल में जो है वो गठित की गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनएलएम यानी कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन की बात करते हैं। इसकी स्थापना जो थी वो वर्ष 1988 में मई के महीने में की गई थी। इसका उद्देश्य 2007 तक 15 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को जो था वो साक्षरता प्रदान करना था। ये संपूर्ण साक्षरता अभियान 100 जिलों में लागू है, जबकि साक्षरता पश्चात कार्यक्रम 177 जिलों में क्रियान्वित है। केंद्रीय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में शैक्षिक व तकनीकी संसाधन का जो है वो सहयोग करता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यानी कि CIIL, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर की एक योजना जनजातीय भाषाओं सहित आधुनिक भारतीय भाषाओं में अनुसंधान, इनमें निपुण व्यक्तियों का जो है विकास करना है। संस्थान ने 90 से अधिक जनजातीय भाषाओं के क्षेत्र में कार्य किया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात करते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS 1963 में शुरू किए गए थे। इसमें नए छात्रों के दाखिलों में क्रमशः 15% और 7.5% SC और ST के छात्रों के लिए आरक्षित हैं। इन वर्गों के छात्रों में 12वीं कक्षा तक किसी प्रकार का निःशुल्क शिक्षण शुल्क जो है वो नहीं लिया जाता है। नवोदय विद्यालय जो है 1986 में शुरू हुए थे। एनवीएस में SC ST के छात्रों के पक्ष में आरक्षण संबंधित जिला में उनकी आबादी के हिसाब से इस प्रकार दिया जाता है कि 22.5% के राष्ट्रीय औसत यानी कि 15% अनुसूचित जाति SC और 7.5% ST के लिए किसी भी प्रकार कम ना हो और अधिकतम को मिलाकर 50% जो है वो अधिक ना हो। NCERT की बात करते हैं। NCERT की जो स्थापना थी वो 1961 में हुई थी, ठीक है। ये
पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिकाओं, अध्यापक निर्देशिकाओं, सहायक पठन सामग्री के विकास, पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन, व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी और परीक्षा सुधारों पर ध्यान देती है। इसकी जो स्थापना थी कब हुई थी? 1 सितंबर 1961 को एनसीईआरटी की जो थी वो स्थापना हुई थी। उसके बाद लास्ट में बात करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में, यूजीसी के बारे में। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को की गई थी। संसद के एक अधिनियम द्वारा 1956 में इसे एक वैधानिक निकाय जो था वो बनाया गया था। ये विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु समन्वय मानदंडों के निर्धारण और अनुसरण करने वाली राष्ट्रीय संस्था है। ये केंद्र व राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के बीच समन्वय कराने वाली संस्था के रूप में कार्य करता है। उसके बाद बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में, इग्नू के बारे में। इसकी स्थापना सितंबर 1985 में की गई थी। इसका दायित्व देश की शिक्षा व्यवस्था में मुक्त विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देना व सुदूर शिक्षा प्रणाली आरंभ करने के लिए, साथ ही एक ऐसी प्रणाली में समन्वय और मानकों का निर्धारण करना है। इग्नू ने अपने कार्यक्रम 1987 में प्रारंभ किए गए और अभी तक 117 कार्यक्रम जो है वो चलाए हैं। इग्नू ने 26 जनवरी 2001 को एक शैक्षिक चैनल ज्ञान दर्शन की शुरुआत की थी, जो अब 24 घंटे का चैनल है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। लास्ट में बात करते हैं नेशनल बुक ट्रस्ट के बारे में, एनबीटी के बारे में। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य प्रकाशन, पुस्तक और पुस्तक पठन को प्रोत्साहन देना, लेखकों व प्रशासकों को सहायता देना तथा बाल साहित्य को बढ़ावा देना है। ये हर दूसरे वर्ष नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन करता है, जो एशिया और अफ्रीका का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक डिस्कस किए, जो मेनली आपको आगामी HPU बीएड एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, तो मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है। उसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और बॉयज़ और गर्ल्स को उसके बाद अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने 9816270168 नंबर पर आपने व्हाट्सएप कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।